Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज कॉज ऑफ टिटैनी। टिटैनी कंडीशन किस वजह से होती है? ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑप्शन डी हाइपरमैग्नीसीमिया। टिटैनी कंडीशन किस वजह से होती है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन टिटैनी कहलाती है। टिटैनी को यदि एग्जैक्टली डिफाइन किया जाए, बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के कारण आर्म्स और लेग में मसल स्पाज्म का आना टिटैनी है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसकी वजह से हाथ और पैरों में मरूड़े आते हैं, ऐठन आते हैं, स्पाज्म आते हैं। ये कंडीशन टिटैनी कहलाती है। और अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा कैल्शियम की शरीर में कमी हो तो इसके बाद नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, ये सभी मसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए तो आप बताएंगे 8 to 10 mg/dl। 8 से 10 mg/dl तक नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होना चाहिए। कैल्शियम के अच्छे सोर्स के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा कैल्शियम का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है तो आप कह सकते हैं विटामिन डी। स्पेशली पूछा जाए तो आप विटामिन D3 कह सकते हैं। विटामिन D3 की प्रेजेंस के कारण ही इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है तो आप बता सकते हैं 1.7 से लेकर 2.2 mg/dl। ये नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कहलाता है। हमारे शरीर में यदि मैग्नीशियम का लेवल सही रहे तो इससे न्यूरॉन की जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर हो पाती है। इसके अभाव में हमारे नर्व से इम्पल्सेस प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। तो कैल्शियम की कमी मसल्स के अंदर स्पाज्म जनरेट कर सकती है, इसे ही टिटैनी कहा जाता है। और मैग्नीशियम जो है वो नर्व फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solution of choice for bladder irrigation for a patient who is undergoing transurethral resection of prostate।
अगर किसी क्लाइंट के अंदर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट नामक ऑपरेशन किया जाने वाला हो तो इस ऑपरेशन के बाद किस फ्लूइड के थ्रू ब्लैडर को इरिगेट किया जाएगा। ब्लैडर और इरिगेशन के लिए इस ऑपरेशन के बाद फ्लूइड ऑफ चॉइस किसे माना जाता है। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी एनएस, ऑप्शन सी आरएल, ऑप्शन डी आइसोलेट पी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। TURP यानी कि ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अगर किसी क्लाइंट के अंदर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया जैसी कंडीशन हो जाए तो इसे ट्रीट करने के लिए हम इस TURP प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया BPH कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर एज बढ़ने के साथ ही मेल्स में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यूरिन आउटपुट नहीं हो पाता और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए यूरिथ्रा के थ्रू इक्विपमेंट्स इंसर्ट करके प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। यही चीज TURP प्रोसीजर कहलाती है और इस प्रोसेस को करने के बाद लगातार ब्लैडर को पानी से वॉश किया जाता है, ग्लिसरॉल से वॉश किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वहां पर ना रहे, क्लॉटिंग वहां पर ना रहे और एबनॉर्मलिटी ना कॉज हो। तो यहाँ पर ब्लैडर को साफ करने के लिए, इरिगेट करने के लिए ग्लिसरॉल सॉल्यूशन को हम चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर किसी व्यक्ति में पैराथायरॉयड ग्लैंड पूरी तरह से सही फंक्शन नहीं कर पाए तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन हो सकती है। हाई सीरम कैल्शियम, लो सीरम कैल्शियम, हाई सीरम पोटेशियम, लो सीरम पोटेशियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लो सीरम पोटेशियम। जब भी हमारे शरीर में ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। इस पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा बोन में मौजूद कैल्शियम को वहां से निकालकर ब्लड तक पहुंचाया जाता है और ब्लड में जो कैल्शियम की कमी है उसे वापस नॉर्मल कर दिया जाता है, फुलफिल कर दिया जाता है। और अब यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड पूरी तरह से सही काम नहीं करेगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी नहीं बन पाएगा और पैराथायरॉयड हार्मोन के ना होने के कारण शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन बी लो सीरम कैल्शियम लेवल इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which artery supplies oxygenated blood to the stomach। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस आर्टरी को सेलेक्ट करना है जो कि स्टमक तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी सीलियक आर्टरी, ऑप्शन डी सिफेलिक आर्टरी। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम cardiovascular system anatomy। Oxygenated blood means oxygen rich blood। The right answer is option B gastric artery। गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा ही प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड स्टमक तक पहुंचाया जाता है।
गैस्ट्रिक आर्टरी भी दो प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती हैं। एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है तो आप बता सकते हैं कि ये सीलियक ट्रंक से निकलती है, यानी कि एब्डोमिनल एरोटा से सीलियक ट्रंक निकलता है और फिर इस सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ये हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। हिपैटिक आर्टरी, हिपैट्रिक आर्टरी की ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैरोटिड आर्टरी द्वारा किस बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाया जाता है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा हेड और नेक पार्ट को कैरोटिड आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं। या और स्पेसिफिकली आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा ब्रेन, फेस, नेक। ब्रेन, फेस और नेक, इन तीन एरियाज को कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीलियक आर्टरी या सीलियक ट्रंक जिसे आप कह सकते हैं वो क्या है, सीलियक आर्टरी कह दीजिए या इसे आप सीलियक ट्रंक कह सकते हैं, इसके बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा से सीलियक आर्टरी निकलती है और इसके द्वारा स्टमक, स्प्लीन, लीवर, इसोफेगस, इन सभी एरियाज को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर। डिजीज ट्रांसमिशन का डायरेक्ट मोड किसे कहा जा सकता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए व्हीकल बोन, ऑप्शन बी फूड बोन, ऑप्शन सी वेक्टर बोन, ऑप्शन डी ट्रांसप्लेसेंटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। ट्रांसप्लेसेंटल रूट को हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कह सकते हैं। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का सिंपल मतलब होता है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कोई डिजीज हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता हो। डायरेक्टली मतलब के टच में आने से फैलने वाला डिजीज, तो इसके लिए ट्रांसप्लेसेंटल रूट एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के अदर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट में टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग, कफिंग आदि को इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी में डिजीज का ट्रांसमिशन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, इसे आप ट्रांसप्लेसेंटल रूट कहते हैं और इसे भी हम डिजीज के डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ही इंक्लूड करते हैं। Next question is Chostek sign is an indication of। अगर किसी क्लाइंट में चॉस्टेक साइन देखने को मिलता है तो ये किस कंडीशन के होने को बताता है। सिंपली कहें तो किस कंडीशन में आपको चॉस्टेक साइन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। किसी भी क्लाइंट में
यदि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स डिक्रीज कैल्शियम लेवल। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 8 to 10 mg/dl, दिस इज द नॉर्मल कैल्शियम लेवल। इसका ऑपोजिट हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा होना। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में 10 mg/dl से ज़्यादा कैल्शियम है तो ये कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया होगी, और 8 mg/dl से कम कैल्शियम है तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया होगी। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन के अंदर उसके अपर आर्म्स और लेग के अंदर मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं, ऐठन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि चॉस्टिक साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चॉस्टिक साइन क्या है। चॉस्टिक साइन का मतलब है कि अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम की कमी है और आपने उसके फेशियल मसल पर, फेशियल नर्व पर टैप किया तो इस उस व्यक्ति के चेहरे पर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन चॉस्टिक साइन कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर कैल्शियम की कमी है और आप इस व्यक्ति के चेहरे पर फेशियल नर्व जहां मौजूद है उस जगह पर टैप करते हैं, टच करते हैं, तो उसके फेशियल मसल्स में एक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, अचानक से चेहरा सिकुड़ जाता है। ये कंडीशन अगर देखने को मिले तो ये कंडीशन चॉस्टिक साइन कहलाती है। इसी तरह से कैल्शियम की कमी होने पर एक साइन और देखने को मिलता है, उसे भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, उसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसे हम ट्रोसेसु साइन के नाम से जानते हैं। कैल्शियम की कमी होने पर दो साइन देखने को मिले, कौन कौन से? पहला चॉस्टिक साइन और दूसरा ट्रोसेसु साइन। ट्रोसेसु साइन क्या है? ट्रोसेसु साइन चेक करने के लिए आप किसी क्लाइंट के अपर आर्म में बीपी कफ लगाएं और फिर बीपी कफ को इन्फ्लेट करें, यानी उसमें हवा भरें, और हवा भरने के बाद उस क्लाइंट के कार्पल रिस्ट एरिया में कार्पल स्पाज्म देखने को मिलते हैं, यानी कि उसका हाथ कलाई वाली जगह से रिस्ट वाली एरिया से बेंड हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है, तो ये कंडीशन प्रोसेसु साइन कहलाती है। दोबारा समझिएगा, प्रोसेसु साइन चेक करने के लिए हम पेशेंट के अपर आर्म में यानी हाथ के ऊपर बीपी कप बांधते हैं और फिर उसमें हवा भरते हैं। बीपी कप में हवा भरने के बाद अगर क्लाइंट का हाथ कलाई के पास से अंदर की तरफ मुड़ जाए, यानी कि रिस्ट जॉइंट फ्लेक्स हो जाए, तो ये ट्रोसेसु साइन की प्रेजेंस को बताता है। चॉस्टिक साइन जो है वो एफ चॉस्टिक नामक ऑस्ट्रियन सर्जन ने दिया था, जबकि ट्रोसेसु साइन ए ट्रोसेसु जो कि फ्रेंच फिजिशियन थे उनके द्वारा दिया गया था। हालांकि ये बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग दोनों टर्म्स की जो कि ऑप्शन ए और सी के अंदर बताई गई है। एक वर्ड है हाइपरनेट्रीमिया और एक इसका ऑपोजिट है हाइपोनेट्रीमिया। हमारे शरीर के अंदर सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 135 टू 145 MEQ पर L इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। अगर सोडियम का लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइपरनेट्रीमिया कहलाती है। और वहीं यदि सोडियम का लेवल हमारे शरीर में 135 MEQ पर L से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया कहलाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी, हाइपरनेट्रीमिया यानी ब्लड में सोडियम की अधिकता। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन होती है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि क्लाइंट में या तो सोडियम डाइट में ज़्यादा लिया जा रहा है या फिर उसे डिहाइड्रेशन हुआ है, या किसी भी वजह से, चाहे वॉमिटिंग हो चाहे डायरिया हो, पानी की कमी है शरीर में जिससे साल्ट का लेवल बढ़ चुका है तो हाइपरनेट्रीमिया हो गया है,
या फिर डाइट के अंदर ज़्यादा ही साल्ट लिया जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। इसका ऑपोजिट यदि कोई व्यक्ति ओवर वाटर इनटेक करता है, तो इसके कारण जो सोडियम कंटेंट है वो वाटर में डाइल्यूट हो जाता है और उससे हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स? इनमें से आर्टरी की कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है? ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटरना, ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका अल्बा, ऑप्शन डी ट्यूनिका एक्सटर्ना। Basic question from anatomy. It can be asked upcoming exams like Rajasthan CHO, PGI, RML, NORCET. कौन सी लेयर स्मूथ मसल से बनी होती है? आपकी जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने का काम करती है, जबकि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेकर आने का काम करते हैं। ये बेसिक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपकी ये जो आर्टरी है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 अलग-अलग टाइप की लेयर्स के द्वारा होता है। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है मिडिल लेयर और एक होती है सबसे अंदर वाली लेयर। इनमें से कौन सी लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया। आइए वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अंदर वाली लेयर की। आर्टरी के सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे आप ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो इस कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ट्यूनिका इंटरना। इट इज अ इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है और इसका जो निर्माण है वो एंडोथीलियम द्वारा होता है। एंडोथीलियम, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो प्लीज फोकस करिएगा। सेकंड हम बात करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है ये मिडिल लेयर होती है। आर्टरी के बिल्कुल बीच में जो लेयर पाई जाती है उसे हम ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं। इट इज अ मिडिल लेयर और ये आपकी स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से बनी होती है। इलास्टिक फाइबर्स से बनी होती है और इन्हीं स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर के कारण जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने पर इनके डायमीटर का कम होना या ज़्यादा होना देखने को मिलता है। ये सारा जो है ट्यूनिका मीडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बाहर वाली लेयर की जो कि है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर है जो यहाँ पर ड्रॉ की गई है और इसका जो इसे आप है एडवेंटिशिया के नाम से भी जानते हैं। इसे आप ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो लेयर है ये आर्टरी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज से होता है। कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा ये बनी होती है। एक बार फिर से क्विकली समराइज करते हैं चीजों को। आर्टरी वह ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक लेकर जाती है। आर्टरी जो है इसका निर्माण 3 लेयर से होता है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे आप ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा किया जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं मिडिल लेयर की जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। इसे ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है और इसी लेयर के कारण ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है।
सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं और ये एंडोथीलियम टिश्यूज की बनी होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ब्लड लिख सकते हैं आप। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल विच सप्लाइज द हार्ट इज। हार्ट को इनमें से कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक, रीनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है। कोरोनरी आर्टरी जब हार्ट डायस्टॉल होता है यानी कि सिकुड़ने के बाद वापस रिलैक्स हो रहा होता है, उस समय यहाँ पर ब्लड पहुंचाया जाता है। जब हार्ट डायस्टॉल होता है यानी कि रिलैक्स होता है, डायलेट होता है, उस समय कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पहुंचता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंच पाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which disease is caused by Aedes mosquito except। इनमें से कौन सा डिजीज एडीज मॉस्किटो द्वारा नहीं होता? ऑप्शन ए, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइफस। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। आप चाहे तो इसमें यहां ऐड कर लीजिएगा येलो फीवर। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, ये चारों ऐसे डिजीज हैं जो कि एडीज इजिप्टी मॉस्किटो द्वारा ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। कौन कौन से? जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइफस कंडीशन की कि टाइफस डिजीज क्या है और किसके द्वारा ये ह्यूमन में पहुंचता है। स्क्रब टाइफस, ऑल्सो known as bush typhus, is a disease caused by bacteria called Orientia tsugamushi। स्क्रब टाइफस जो है डिजीज, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला डिजीज है और ये ओरिएंशिया टुशुगामुशी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। स्क्रब टाइफस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स लार्वा माइट्स। ये लार्वा माइट्स चिगर्स के काटने पर फैलता है। इस टाइफस कंडीशन के होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो नोट करिएगा, फीवर, हेडेक, बॉडी एक एंड रैशेस। ये सभी फाइंडिंग्स आपको टाइफस कंडीशन होने पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया का नाम है इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रोनाउंस करने में थोड़ा ये डिफिकल्ट है, लेकिन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। टाइफस डिजीज को आप स्क्रब टाइफस भी कहते हैं और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंशिया टुशुगामुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया मेंटेन्स वेजाइनल पीएच एसिडिक। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया वेजाइनल पीएच को एसिडिक बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी, डोडरलैनिस बेसिलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं।
The right answer is option C, Dorderlannis bacilli. डॉर्डरलैनिस बेसिलाई को हम लैक्टोबैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। आप इसका दूसरा नाम भी नोट कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इसे इस नाम से भी पूछा गया है, लैक्टोबैसिलाई। डॉर्डरलैन बेसिलाई या फिर लैक्टोबैसिलाई, किसी भी नाम से आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल रहता है, वेजाइना में प्रेजेंट रहता है और इसी की प्रेजेंस के कारण वहाँ की जो पीएच है वो एसिडिक होती है। इस बैक्टीरिया के द्वारा लगातार वहाँ मौजूद शुगर सब्सटेंस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके कारण वहाँ का मीडियम एसिडिक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वेजाइनल पीएच कितना होता है, तो आप बता सकते हैं ये अराउंड होता है 4.5 टू 5.5 के बीच में, या फिर एवरेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं 5। और रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसमें 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स की फीमेल्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while caring for a patient of bronchial asthma, you identify that the patient's respiratory condition has become critically worse when। जब आप किसी ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि क्लाइंट की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, क्रिटिकल हो रही है? ऑप्शन ए, देयर इज एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ व्हीजिंग। अगर रेस्पिरेशन के दौरान विस्लिंग साउंड, जो म्यूजिकल साउंड सीटी नुमा आवाज आ रही थी, वो बढ़ जाए तो? ऑप्शन बी, देयर इज अ डिक्रीज इन ब्रेथ साउंड ऑल ओवर द चेस्ट। अगर क्लाइंट के पूरे चेस्ट पर ब्रीथिंग साउंड कम हो जाए, धीमा सुनाई देने लगे तो? ऑप्शन सी, क्रेपिटेशंस एंड व्हीजिंग आर बोथ प्रेजेंट। क्रेपिटेशन और व्हीजिंग दोनों ही मौजूद हों। ऑप्शन डी, द पेशेंट सेज आई एम फीलिंग मोर ब्रेथलेस देन। अगर पेशेंट आपसे कहे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है? एक जनरल क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ऑप्शन यदि बी है तो आप 100% करेक्ट हैं। क्लाइंट में अगर अस्थमैटिक कंडीशन है तो उस दौरान चेस्ट अस्कल्टेशन करने पर, यानी चेस्ट एरिया में ब्रीथिंग साउंड सुनने पर आपको ब्रीथिंग साउंड चेस्ट के सभी पॉइंट्स पर धीमे सुनाई दें, कम सुनाई दें, तो ये कंडीशन मानी जाएगी कि क्लाइंट की कंडीशन अब पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से, या फिर स्पाइन से केवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एरिया मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, सीएनएस बनाती हैं। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, इससे आप इसे भूलेंगे नहीं।
सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।